हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो आज हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन का जो चौथा थ्योरी है हमारा, दैट इज द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का थ्योरी जो है बच्चों, इसको मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है आपका। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि जो आपका थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किस तरह से जो है इसने हमको एवोल्यूशन के सीक्वेंस को समझाया है। ठीक है ना, जो इसके पहले वाले जो है हमको नहीं समझा पाए थ्योरी। ठीक, तो टॉपिक डाल देते हैं। ये हमारा चौथा होगा बच्चों, दिस वुड बी आवर फोर्थ, दैट इज योर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसको जो है हम लोग नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो इस थ्योरी को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस थ्योरी के कौन कौन से पोस्टुलेट्स रहे होंगे आपके। ठीक है ना, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। तो पोस्टुलेट को मैं एक एक करके लिख देता हूँ आपके लिए। जो इसके सबसे पहला वाला पोस्टुलेट, अच्छा, ये थ्योरी जो है बच्चों किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दिया है आपका। ठीक है ना, इस थ्योरी को जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके दिया है, जैसे कि फिशर हो गया, इन्होंने, इनके साथ साथ हेल्डेन थे, और भी साइंटिस्ट थे जैसे कि स्टेविज थे। ओके, स्टेविंस। ओके, तो इन्होंने मिलकर ये जो है थ्योरी दिया। इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स कौन कौन से थे? अगर सबसे पहले वाले पोस्टुलेट्स के बारे में मैं बात करूं, सो दैट इज योर जेनेटिक वेरिएशन। फिर अगर हम दूसरे वाले के बारे में बात करें, दैट इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। फिर आगे अगर हम बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन। और आपका जो अगला वाला होगा, दैट इज स्पीसीज एंड स्पीसीएशन। ओके, तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है या फिर नियो डार्विनिज्म। और यही थ्योरी है जो आज वाइडली एक्सेप्टेड है, और ये थ्योरी हमको अच्छे से समझा देता है कि किस तरह से जो है एवोल्यूशन का प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो है आकर हुआ होगा। ठीक है ना, इस ये थ्योरी जो है हमको सारी चीजें समझा देता है जो पिछले वाले थ्योरी हमको नहीं समझा पा रहे। जैसे कि पिछले वाला थ्योरी हमको वेरिएशन कैसे आ रहा है नहीं समझा पा रहा था, कि डार्विन का जो थ्योरी था वो हमको नहीं समझा पा रहा था कि डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन कैसे आ रहा था। हुगो डी वेरिस का जो म्यूटेशन थ्योरी था वो हमको कंटीन्यूअस वेरिएशन कैसे आ रहा था वो नहीं समझा पा रहा था। और इन वेरिएशंस के कारण अलग-अलग स्पीशीज कैसे बन रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग जो है जेनेटिक वेरिएशन को डिस्कस करेंगे, देन विल बी डिस्कसिंग द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। उसी तरह से हम लोग जो है नेचुरल सिलेक्शन डिस्कस करेंगे एंड स्पीसीज एंड स्पीसीशन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस जेनेटिक वेरिएशन। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक वेरिएशन से। ओके, तो जीन्स में वेरिएशन जो है किस किस कारण से आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन हो सकता है आपका, डेट कैन बी म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कारण आ सकता है जो एक सडन चेंज होता है जीन सीक्वेंस में, सो इट इज अ सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस। जो हमको समझाता है कि किस तरह से जो है आपके डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आए होंगे। सेकंड है आपका यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन तो आपको पता है, ये सेल डिवीजन के टाइम पे जो मियोसिस होता है उस टाइम पे होता है, क्रोमोसोम के आर्म्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है ना, तो जिस कारण से जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी रीसफल होता है आपका, और इसी कारण से जो है पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग थोड़ा बहुत होने से भी जेनेटिकली आपका अलग होता है आपका। ठीक है, तो अकर्स ड्यूरिंग म्यूटेशन।
सॉरी, occurs during meiosis। तो इस थ्योरी ने तो हमको अभी तक बता दिया कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे आते हैं, और भी बहुत सारे जो है आपके तरीके होते हैं या फिर और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है। ये दो मेजर रीजन है जेनेटिक वेरिएशन आने का, पहला है म्यूटेशन और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। फिर तीसरा है आपका जीन माइग्रेशन। तो जीन माइग्रेशन क्या होता है बच्चों? जीन माइग्रेशन मतलब मान लीजिए कि ये एक पॉपुलेशन है, मैं थोड़ा यहाँ आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए मान लो ये एक पॉपुलेशन है और ये एक पॉपुलेशन, ठीक है ना? इस पॉपुलेशन को मान लेते हैं P1 और इस पॉपुलेशन को मान लेते हैं P2। अब मान लीजिए यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मूव कर रहे हैं P1 से P2 में, और इनके साथ जो है आपका ब्रीडिंग कर रहे हैं या फिर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे जा रहा है आपका, इन ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है मिक्स हो रहा है, और यहाँ पे अब बात कर लीजिए तो P1 जो है वो P2 के साथ रिप्रोडक्शन कर रहा है, दे आर डूइंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ का जीन यहाँ जा रहा है और यहाँ का जीन जो है इस पॉपुलेशन में जाके मिक्स हो रहा है आपका, ठीक है ना? तो इसके कारण भी तो वेरिएशन आएंगे आपको। जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स थे जो P1 में ही पाए जाते थे, अब क्योंकि P1 जो है दूसरे पॉपुलेशन के साथ आपका रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो वो जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर आएंगे, तो इनमें वेरिएशन आएगा। पॉपुलेशन 2 में मान लीजिए जो इंडिविजुअल्स थे वो जाके जो है पॉपुलेशन 1 के साथ जो है आपका रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनमें जो भी आपके कैरेक्टर्स थे, जो भी जीन्स थे इनमें, वो आपके कहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए, P1 के साथ वो मिक्स हुए, तो इसको कहते हैं बच्चों जीन माइग्रेशन। तो इसके कारण भी जो है आपका वेरिएशन आता है, ठीक है ना? मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि जेनेटिक वेरिएशंस के जो है रीजन क्या-क्या है। पहला जैसे कि मैंने बताया म्यूटेशन, दूसरा हो गया आपका रिकॉम्बिनेशन, तीसरा हो गया जीन माइग्रेशन। अब जेनेटिक वेरिएशंस के बच्चों और भी जो है एक इम्पोर्टेंट रीजन होता है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा फोर्थ होगा, ठीक है ना? तो लेट्स डिस्कस। तो मैं जेनेटिक वेरिएशन का जो फोर्थ वाला मेथड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी एक तरफ इंक्लाइन होना या फिर किसी एक तरफ जाना, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना? ओके, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण भी जो है आपका वेरिएशन आता है। सबसे पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट का मीनिंग समझिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि जीन्स के फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आना। ओके, तो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस वेरिएशन। ये चांस वेरिएशन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? देखो सबसे पहले देखो, मान लो एक पॉपुलेशन है, ये मान लो एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में आपके जैसे कि जीन्स कैसे होंगे, जैसे कि इस तरह से, जैसे मतलब टॉलनेस के लिए अगर मैं बताऊं, कैपिटल टी, देन कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर अगर हम मान ले जो कैपिटल टी है इसका फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, कैपिटल टी का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है आपका, कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी आपका ज्यादा है, स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, कम है, ऑब्वियसली, है कि नहीं? तो अगर इसमें कोई चेंज आता है, मान लीजिए कि पॉपुलेशन में ड्वार्फ ज्यादा हो गया किसी कारण से, किसी चांस वेरिएशन के कारण जो है इनमें ड्वार्फ का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, तो इनके जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आया कि नहीं, है ना? या फिर मान लीजिए किसी कारण से ये जो टॉल थे ये ज्यादा थे और ये बहुत ज्यादा हो गए, ये वाले गायब हो गए, स्मॉल टी वाले टोटली गायब ही हो गया, तब भी इनके जीन फ्रीक्वेंसी में आपका चेंज आया, ठीक है ना? तो इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को सबसे अच्छा जो एक्सप्लेन करता है आपका इज एक्सप्लेन बाय, इसको दो मेथड से हम समझ सकते हैं। पहला इट इज एक्सप्लेन बाय योर दिस फाउंडर्स इफेक्ट, और दूसरा है बोटल नेक इफेक्ट। तो देखो बच्चों, फाउंडर्स इफेक्ट और बोटल नेक इफेक्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है ना? और ये किस तरह से जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करते हैं आप, ये हम सीखने वाले, ठीक है? तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, डिस्कसिंग द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या फिर हम डिस्कस कर रहे हैं नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म के जैसे कि हमने कहा कि इसके चार पोस्टुलेट होते हैं। चार पोस्टुलेट कौन कौन से थे? जेनेटिक वेरिएशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, और आपका चौथा है स्पीसीज एंड स्पीसिएशन।
हम पहले पोस्टुलेट को यहाँ पर समझ रहे हैं। पहला पोस्टुलेट क्या था हमारा? पहला पोस्टुलेट था हमारा यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन किन किन कारणों से आता है हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। पहला कारण जैसे कि मैंने बोला म्यूटेशन, दूसरा जैसे कि आपका हो गया रिकॉम्बिनेशन, तीसरा हो सकता है आपका जैसे कि यहाँ पर जीन माइग्रेशन, और हम चौथा तरीका जिसके कारण जो है आपका वेरिएशन आ सकता है, यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है, वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है किसी एक पॉपुलेशन में किसी एक पर्टिकुलर जीन के फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना, किसी चांस वेरिएशन के कारण वो चेंज होगा, इट इज ड्यू टू अ चांस वेरिएशन, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से हम समझ सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को। पहला है फाउंडर इफेक्ट और दूसरा है बोटलनेक इफेक्ट। तो हम इन दोनों को समझने की अब कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप लोग का जो है यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, ठीक है ना, देयर इज अ पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में मान लीजिए कि जो 90% इंडिविजुअल है वो टॉल है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए कि जो 10% पॉपुलेशन है ये ड्वार्फ्ड है, ये ड्वार्फ है आपका, ठीक है ना। तो किस तरह का पॉपुलेशन हो गया? दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ टॉल इंडिविजुअल। ओवरऑल अगर हम कहें इस पॉपुलेशन में कैसे इंडिविजुअल रहेंगे, इस पॉपुलेशन में टॉल इंडिविजुअल रहेंगे, तो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ टॉल इंडिविजुअल। ये टॉल इंडिविजुअल का पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो इसमें चेंजेस कैसे आए, ठीक है। बाय चांस आप लोग मान लीजिए इसमें से 10% इंडिविजुअल जो है यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ? 10% पॉपुलेशन हैज माइग्रेटेड, मतलब इस 100% पॉपुलेशन में से 10% पॉपुलेशन आपके क्या हो चले, ठीक है। अब किसी कारण से मान लो बाई चांस ये जो 10% पॉपुलेशन है ये बाई चांस मान लो इन ड्वार्फ्ड का रहा, इसलिए हमने पहले वर्ड यूज किया था ना, चांस वेरिएशन, ओके। तो बाई चांस मान लीजिए, बाई चांस ऑल आर ड्वार्फ, ठीक है। बाई चांस इस 10% पॉपुलेशन में से सारे के सारे जो है ड्वार्फ्ड है, दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल पॉपुलेशन, डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स या फिर पेरेंटल पॉपुलेशन, क्योंकि पेरेंट्स कैसे थे, पॉपुलेशन कैसा था, टॉल इंडिविजुअल का, ठीक है ना। इसमें से खाली 10% ड्वार्फ हुआ करते थे क्योंकि इनमें वेरिएशन था आपका, ओके। तो इसी पॉपुलेशन में से, इसी 100% पॉपुलेशन से मान लीजिए 10% पॉपुलेशन जो है यहाँ से माइग्रेट करके या चला गया किसी दूसरे एरिया में आपका, और बाई चांस वो जो 10% थे, देखो अब इसमें से 10% के वो सारे टॉल हो सकते थे, या फिर कुछ ड्वार्फ हो सकते थे, कुछ टॉल हो सकते थे, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन 10% में से सारे के सारे जो है आपके क्या हो सकते हैं, ड्वार्फ हो सकते हैं। तो ये बाई चांस की बात है, ये रेयर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी है कि ये हो जाए आपका, है कि नहीं। तो ये अब जो ये जो 10% जो अब यहाँ से चले गए, मान लो बाई चांस ये सारे के सारे का ड्वार्फ है, तो इनको हम कहेंगे फाउंडर्स, ठीक है ना। और ये जहां पर जाकर अब अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे, वहां पर पॉपुलेशन कैसा होगा बच्चों? ड्वार्फ्ड, ड्वार्फ्ड इंडिविजुअल का होगा कि नहीं। सो दे विल गिव राइज टू एंटायरली अ न्यू पॉपुलेशन ऑफ ड्वार्फ, so they will give rise to a entirely new population of dwarf individuals, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जो कैपिटल टी का जो फ्रीक्वेंसी था, कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कम हो गया इस नए पॉपुलेशन में, और स्मॉल टी का पॉपुलेशन क्या हो गया आपका, ये ज्यादा हो गया, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इस तरीके से अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, वी यूज द टर्म फाउंडर्स।
तो इसी को जो है फाउंडर्स इफेक्ट कहा जाता है और ये बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को जो है कौन-कौन एक्सप्लेन करता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एक्सप्लेन बाय फाउंडर्स इफेक्ट एंड बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट अभी पढ़ा नहीं, मैं अभी आपको ठीक है ना? तो ये आप लोग समझ गए यहाँ पर। सबसे पहले क्या हो रहा है देखो, एक आपका जो है पेरेंटल पॉपुलेशन था जिसमें 90% आपके थे टॉल और 10% थे आपके ड्वार्फ। मतलब ये पॉपुलेशन एक जो है टॉल इंडिविजुअल्स का हुआ करता था जिसमें से 10% माइग्रेट करके चलेगा और बाय चांस, रेयर है ये चांस, बट बाय चांस ये सारे के सारे ड्वार्फ थे और एक नए लोकेलिटी में जाके, एक नए एरिया में जाके जो इन्होंने एक एंटायरली न्यू पॉपुलेशन का जो है अराइज किया, दैट इज योर, ये सारे के सारे क्या हो गया, ड्वार्फ हो गए, क्योंकि ड्वार्फ के बीच में रिप्रोडक्शन होगा बच्चों, तो जो 100% चांसेस जो न्यू प्रोजेनी आएगा वो क्या होगा, आपका ड्वार्फ ही होगा, क्योंकि ये रिसेसिव जीन है। ओके, तो जो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए थे उनको फाउंडर्स कहेंगे और इस इफेक्ट को हम लोग कहने वाले हैं फाउंडर्स। मेरे ख्याल से आप लोग जो है फाउंडर्स इफेक्ट को समझ गए, फाउंडर्स किसको कहेंगे। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है यहाँ पर बोटलनेक इफेक्ट, तो लेट्स डिस्कस दिस बोटलनेक इफेक्ट। ओके, तो बोटलनेक इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम जो है उसी चीज को दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। जैसे कि एक पॉपुलेशन है, मान लो सेम चीज, मान लो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में दोबारा से 90% आपके क्या है, टॉल है और 10% आपके क्या है यहाँ पर ड्वार्फ है। फिर से ये पॉपुलेशन कैसा हो जाएगा, जो पॉपुलेशन ऑफ टॉल इंडिविजुअल। ओके, सो इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ टॉल इंडिविजुअल। तो टॉल इंडिविजुअल का पॉपुलेशन है। अब देखो बोटलनेक इफेक्ट कैसे होता है, देख लो, ठीक है। मान लो कि इस पॉपुलेशन में से, इस 100% पॉपुलेशन में से 90% जो पॉपुलेशन है दे डाइज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। किसी नेचुरल कैलामिटी के कारण ये मर गए। और नेचुरल कैलामिटी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड हो सकता है आपका, ठीक है ना, या फिर मान लो कोई बीमारी फैल गई, कोई महामारी हो गई इनके बीच में, कोई सीवियर कम्युनिकेबल डिजीज इनके बीच में हो गया, जिससे कारण 90% पॉपुलेशन मर गया। अब ये जो 90% पॉपुलेशन मरा, आप कह सकते हो इसमें से सारे के सारे ड्वार्फ और टॉल मर सकते हैं, कुछ टॉल बच सकते, या फिर हम ऐसे बात करें, ये जो 90% पॉपुलेशन मर गया, अब इसमें से जो 10% पॉपुलेशन बच गया, वो 10% पॉपुलेशन में सारे के सारे टॉल हो सकते हैं, या फिर उस 10% पॉपुलेशन में कुछ ड्वार्फ और कुछ टॉल हो सकते हैं, या फिर उस 90% में से जो 10% बचे उसमें से वो सारे के सारे ड्वार्फ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कितने बचे, 10%, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो 10% बचे, ये बाय चांस जो है सारे के सारे ड्वार्फ हैं। ओके, तो बाय चांस ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, तो बाय चांस ऑल आर ड्वार्फ, दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब ये पेरेंट्स से आपके क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है ना। अब ये जो बच गए, अब ये जब आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे और इनका जो भी नया पॉपुलेशन आएगा उसमें कौन से वाले होंगे, ड्वार्फ होंगे आपके, है कि नहीं। सो अगेन दे विल बी गिव राइज टू एंटायरली न्यू पॉपुलेशन, तो गिव राइज to a new population of dwarf, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, फिर से आपको देखने को मिल रहा है कि पेरेंटल पॉपुलेशन में क्या था, पेरेंटल पॉपुलेशन में आपका क्या था, टॉल का पॉपुलेशन था, कैपिटल टी ज्यादा हुआ करता था और स्मॉल टी कम हुआ करता था। लेकिन अब इस नेचुरल कैलामिटी के कारण जिसमें से 90% पॉपुलेशन मर गया और बाई चांस जो 10% बचे वो सारे के सारे ड्वार्फ थे, अब ये जो नया पॉपुलेशन गिव करने वाले हैं या फिर इनसे जो नया पॉपुलेशन अराइज होगा ये सारा का सारा ड्वार्फ का होगा। मतलब हुआ क्या, जो कैपिटल टी था इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया और स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया आपका। इसी को तो हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज योर नोन एज योर जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो गया, पहले जो जीन था वो किसकी तरफ था, आपका कैपिटल टी बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, मतलब ये किस तरफ ड्रिफ्ट हुआ, स्मॉल टी की तरफ, और स्मॉल टी का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज योर बोटलनेक इफेक्ट।
तो इसी इफेक्ट को जो है हम लोग क्या कहते हैं, बोटलनेक इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि इसमें से पॉपुलेशन में से मैक्सिमम जो है इंडिविजुअल्स मर जाते हैं किसी ना किसी कारण से, और जो बचते हैं बाय चांस जो है ऐसे इंडिविजुअल बचते हैं जो पेरेंटल पॉपुलेशन से टोटली आपका क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब उनसे जो पॉपुलेशन अराइज होगा तो उसके कारण आपका जो भी कैरेक्टर्स बचे रहेंगे उनमें वही कैरेक्टर जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ओके, तो हमने जो है यहाँ पर आज क्या समझा, हमने अभी हम स्टार्ट किए हैं दैट द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का पहला पोस्टुलेट हमने डिस्कस किया, दैट इज द जेनेटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन किस किस कारण से आता है अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। जेनेटिक वेरिएशन के हमने टोटल मिला के यहाँ पर 4 पॉइंट डिस्कस किया। पहला जो है जेनेटिक वेरिएशन आपका आता है ड्यू टू द म्यूटेशन। दूसरा रीजन आ सकता है आपका जेनेटिक वेरिएशन का रिकॉम्बिनेशन। तीसरा हो सकता है जीन माइग्रेशन, और चौथा हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट को दो थ्योरी आपका एक्सप्लेन करते हैं या फिर दो इफेक्ट आपका एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज ऑफ बोटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट, जो हमने अभी डिस्कस। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में ही ऑपरेट करता है, याद रखना है आपको। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। क्यों? मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इंडिविजुअल है आपके 10,000 इंडिविजुअल है मान लो, ठीक है, और यहाँ पर 100 इंडिविजुअल है। इस स्मॉल पॉपुलेशन में से अगर आपके मान लो फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में अगर मैं बात, ठीक है ना, फाउंडर्स इफेक्ट में अगर यहाँ से 10, अगर यहाँ पर 10 चले जाते हैं, 10% छोड़ो, अगर यहाँ से 10 चले जाते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि ये सारे के सारे सेम। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से अगर आपके जो है 10 चले जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो है आपके क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, एक पॉपुलेशन है जिसमें 10,000 इंडिविजुअल है और ये पॉपुलेशन है 100 इंडिविजुअल, सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा आपको जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो स्मॉल पॉपुलेशन में आपका काम करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर 10 इंडिविजुअल चले जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा है कि ये 10 इंडिविजुअल जो है सारे सेम रहे होंगे। मतलब कि मान लो कि इनमें जो है आपका रिसेसिव जीन रहा होगा, लेकिन यहाँ से अगर 10 इंडिविजुअल चले जाते हैं तो ये इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है कि ये सारे के सारे जो है यहाँ से सेम इंडिविजुअल या फिर सेम वेरिएशन रहने वाले ही यहाँ से मूव किए होंगे या फिर माइग्रेट किए होंगे। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन जितना बड़ा हो जाता है उतना ही जो है आपका क्या कम हो जाता है, यहाँ पर वेरिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है ना, और जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस कम हो जाता है इन द सेंस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका हमेशा जो है स्मॉल पॉपुलेशन में काम करेगा, बड़े पॉपुलेशन में काम नहीं करेगा, क्योंकि बड़े पॉपुलेशन में से अगर 10 इंडिविजुअल चले जाते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका, क्योंकि जरूरी नहीं होगा कि इन सब में जो है आपका रिसेसिव कैरेक्टर हो। हाँ, हो सकता है लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा ज्यादा कम होगा। लेकिन स्मॉल पॉपुलेशन में इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है कि जो इंडिविजुअल यहाँ से माइग्रेट करके चले गए वो सारे के सारे उनमें सेम तरह का वेरिएशन रहा होगा। ठीक है ना, दैट्स इट। तो इसीलिए जो है आपका जेनेटिक वेरिएशन हमेशा जो है एक स्मॉल पॉपुलेशन पर आपका काम करता है। सॉरी, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है आपका हमेशा एक स्मॉल पॉपुलेशन पे वर्क करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हमारा पहला थ्योरी है, तो इस पहले थ्योरी के पहले टाइप को हमने डिस्कस किया। ठीक है ना, अब दूसरा टाइप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। या फिर जो सिंथेटिक थ्योरी है, सिंथेटिक थ्योरी का जो हम दूसरा पोस्टुलेट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है ना, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है आप लोग जल्दी से देखिए। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अगर हम सिंपली कहने जाएं तो दो स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है आपका, है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से एक्चुअली में कैसे आइसोलेटेड है रिप्रोडक्टिव, क्योंकि हम एक जियोग्राफिकल एरिया में देखते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्पीसीज, लेकिन वो अलग क्यों है, उनके सबके कैरेक्टर्स अलग क्यों है, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन जो है अलाउड नहीं है या फिर उनमें रिप्रोडक्शन संभव नहीं है आपका, इसीलिए। और इसी कारण से जो है अलग अलग स्पीसीज में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आपके पाए जाते हैं।
क्योंकि अगर अलग अलग तरह का अगर स्पीसीज जो है रिप्रोडक्टिवली आपके आइसोलेटेड नहीं होते तो क्या होता आपका सारे कैरेक्टर्स मिक्स हो चुके होते, तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा स्पीसीज हमको नहीं मिलता जिसमें कि आपके कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हो। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मेनली क्या करता है, मेंटेन्स अ पर्टिकुलर स्पीसीज। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इट मेंटेन्स ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है पर्टिकुलर स्पीसीज को आपका मेंटेन करता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे कैसे पॉसिबल होते हैं आप लोग से। पहला पॉसिबिलिटी है प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है, प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फिर से चार तरह का होता है। पहला होता है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूज होने से पहले ये मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जो है एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सेम स्पीसीज का है कि नहीं। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है आपका, ठीक है ना। ह्यूमंस के बारे में अगर बात करें तो फैलोपियन ट्यूब्यूल में होगा, जहां पर फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है एग, एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है स्पर्म, और फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होता है, फिर जाके रिकॉग्नाइज होता है कि दीस टू गेमेट्स आर फ्रॉम द सेम स्पीसीज, और जिसके कारण फर्दर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब कि जाइगोट के फॉर्मेशन होने से पहले ही जो है आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एस्टैब्लिश्ड है, जिसमें से एक फैक्टर आपका क्या है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग। तो ये जब तक फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होते नहीं है तब तक आपका जो है मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूज नहीं करेगा, और ये अलग अलग स्पीसीज में आपका ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन नहीं होता है, जिसके कारण जो है आपका जाइगोट ही फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। फिर प्री जाइगोटिक में एक और होता है आपका मैकेनिकल। देखो मैकेनिकल में बच्चों क्या होता है, मैकेनिकल में आपका जो अलग अलग स्पीसीज के जो आपके कॉइटस के लिए जो भी आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं उनका शेप साइज फंक्शनिंग अलग अलग होता है। तो इसीलिए इनके जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज होते हैं अलग अलग स्पीसीज में वो आपस में कंफर्टेबल या फिर कॉम्पेटेबल नहीं होते हैं आपके, जिसके कारण जो है इंसेमिनेशन वगैरह पॉसिबल नहीं है। अगर इंसेमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली फर्दर जो है आपका प्रोसीड होगा नहीं, जो भी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो शेप साइज अलग होता है, ये सारी चीजें हैं आपके, हैबिटेट्स अलग होती है इनके, ठीक है ना। तो ये मैकेनिकल हो गया। फिर आते हैं बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या होता है बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ कॉइटस बिहेवियर या फिर कॉइटस के दौरान या फिर कॉइटस से पहले कुछ बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है ना। जो बिहेवियर एक दूसरे स्पीसीज का एनिमल नहीं समझ सकता आपका, जैसे कि वो एक दूसरे को आपस में सिग्नल देते हैं, दे प्रोवाइड सिग्नल्स और दे डू सम बिहेवियर अमंग देमसेल्फ बिफोर दिस प्रोसेस ऑफ कॉइटस, ठीक है ना। या फिर कॉपुलेशन के पहले जो है कुछ बिहेवियर, कुछ एग्जिबिट, कुछ यूनिक बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, वो साउंड निकालता है, वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मेल फ्रॉग में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, सो ही अट्रैक्ट्स द फीमेल फ्रॉग, ठीक है ना। तो जिसके कारण फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या होता है, देयर इज द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, लेकिन वो दूसरा स्पीसीज का एनिमल आपका नहीं समझ सकता। तो इस तरह से आइसोलेशन होता है आपका। फिर अगला हो गया आपका सीजनल। अगर सीज़नल के बारे में बात करें बच्चों, ह्यूमन्स तो आपके क्या होता है, जैसे कि हम पूरे साल भर फर्टाइल रहते हैं, लेकिन हमारे प्लेनेट में बाकी जो एनिमल है या फिर कुछ एनिमल्स के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पूरे साल आपका जो है फर्टाइल नहीं होते हैं, इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। और इसी ब्रीडिंग सीजन में बच्चों क्या होता है, इनके जो है गेमेट वगैरह का प्रोडक्शन, और अलग-अलग स्पीशीज का ब्रीडिंग सीजन भी अलग-अलग होता है, कुछ का विंटर होता है, कुछ का रेनी सीजन होता है, कुछ का समर सीजन होता है, तो इसीलिए आपस में जो है इनका जो है गेमेट प्रोडक्शन सिंक्रोनाइज नहीं होता है अलग-अलग। तो इसीलिए भी इनके बीच में जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बात को समझ पा रहे हो। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या कर रहा है, एक स्पीशीज की यूनिकनेस को मेंटेन कर रहा है, इसीलिए आज हमको जो है अपने प्लेनेट में इतने सारे अलग-अलग स्पीशीज नजर आते हैं, बिकॉज़ दे ऑल आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अगर ये सारे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होते तो आज हमको शायद इतने स्पीशीज देखने को नहीं मिलते। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये पहले तरीके का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, दैट इज द प्री ज़ाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।
अब हम एक और तरीका देखते हैं, दैट वुड बी द पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो भी हम समझ, ये मैं मिटा दूं। मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है बच्चों तो आप लोग कमेंट में ओके। तो नेक्स्ट अगर हम आगे डिस्कस करें, विल बी डिस्कसिंग नाउ दिस पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है, या फिर ये कितने तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला है आपका यहाँ पर हाइब्रिड इन अवेबिलिटी। हाइब्रिड इन अवेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है जाइगोट डू नॉट सर्व। तो यहाँ पर जो है जाइगोट आपका सर्वाइव नहीं कर पाता, सिंपल सी बात है बस। अगर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट अगर आपस में फ्यूज हो भी जाते हैं, जाइगोट बनता है, वो जाइगोट आपका सर्वाइव नहीं कर पाता। ये पहला होता है आपका किसका, पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में। दूसरा है आपका हाइब्रिड स्टेरिलिटी। मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, मान लो अगर वो ऑफस्प्रिंग आ भी गया दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, वो स्टेराइल होता है, तो फर्दर वो उस रेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता। मतलब दो एनिमल्स से उसको जो भी कैरेक्टर्स मिले होंगे, फर्दर वो आपका उसको कैरी नहीं कर पाता है। इसके अगर हाइब्रिड स्टेरिलिटी का मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपका फीमेल हॉर्स, जिसको मेयर भी कहा जाता है, और क्रॉस होता है आपका मेल डोंकी के साथ, और इनके क्रॉस से जो आपका बनता है, इसको कहते हैं हम लोग म्यूल, जो होता है स्टेराइल। सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। एक और होता है आपका हाइब्रिड ब्रेकडाउन। देखो हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि एक स्पीसीज अपनी यूनिकनेस को मेंटेन करता है आपका, जिसको हमको किसने समझाया, जिसको सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो हमको समझाने की कोशिश कर रहा है, इसका सेकंड पोस्टुलेट में, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके हमने पढ़ा प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अब हम पढ़े पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो पहले हमने पढ़ा हाइब्रिड इन एवेबिलिटी, जिसमें जाइगोट सर्वाइव नहीं कर पाता। दूसरा पढ़ा हमने हाइब्रिड स्टेरिलिटी, जहां पर हाइब्रिड स्टेराइल होता है। तीसरा होता है आपका हाइब्रिड ब्रेकडाउन, इसको भी आप मैं सारा मिटा देता हूं, मैं डायरेक्टली जो है तीसरे में आता, शुरू होता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन में क्या होता है बच्चों, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनका जो सेकेंड जनरेशन आता है, वो आपका क्या होता है, आपका स्टेराइल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें फीमेल अफ्रीकन लायनस एंड एशियन मेल टाइगर, आप लोगों को तो पता ही होगा इन दोनों के हाइब्रिड को हम लोग क्या कहते हैं, टाइगोन। ये टाइगोन फर्टाइल होता है, लेकिन अब एक मेल टाइगोन और एक फीमेल टाइगोन जब आपका रिप्रोड्यूस करेंगे और जो ऑफस्प्रिंग आएगा, ये लेकिन स्टेराइल होता है, तो स्पीसीज को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है ना। ये वाला जैसे कि आपका हो गया, से दिस इज योर F1 जनरेशन, और ये हो गया F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या होगा, आपका स्टेराइल। तो इस तरह से आपका क्या होता है, जो नया स्पीसीज बना भी था आपका, अगर टाइगोन एक नया स्पीसीज है, लेकिन वो फर्दर जो है उसके ऑफस्प्रिंग स्टेराइल है, तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। दो स्पीसीज के कैरेक्टर जो है फर्दर एक न्यू स्पीसीज कंटिन्यू नहीं हो। तो इस तरह से हमने तरीके देखे कि किस तरह से जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो, ठीक है ना। ये लेक्चर बच्चों बाकी है, अभी इस लेक्चर को हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर से, और इस अगले लेक्चर में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर के नेचुरल सिलेक्शन कितने तरह के होते हैं आपके, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, स्पीसीज स्पीसिएशन कैसे होता है, ठीक है ना बच्चों।
इस लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और अगर कोई भी आप लोगों का डाउट रहा हो तो मुझे ज़रूर जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है? तो विल कंटिन्यूइंग दिस थ्योरी ऑफ या फिर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।